वीडियो में हमने देखा कि रमजान के रियल बेनिफिट्स हेल्थ के ऊपर क्या होते हैं और किन केसेस में बेनिफिट्स नहीं होंगे। और जो उससे प्रीवियस वीडियो मैंने व्रत के ऊपर बनाई थी तो मैंने आपको यही समझाया था कि आप जब व्रत रखते हैं तो उसे व्रत की तरह रखेंगे तभी उसका इफेक्ट आएगा। तो व्रत का मतलब है चाहे वो हिंदू रिलीजन में हो, मुस्लिम रिलीजन में हो, क्रिश्चियन में हो, वो सिख रिलीजन में हो, किसी और रिलीजन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्रत में अगर आप उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, चाहे वो व्रत तोड़ने के बाद हो या और किसी समय में हो, तो आपकी बॉडी को वही नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो रमजान में भी हेल्थ बेनिफिट्स तब तक ही देखे गए हैं जब तक जो ओवरऑल ईटिंग हैबिट्स हैं, जो इफ्तार से लेकर सुहूर तक का टाइम है, उस समय अगर वो ईटिंग हैबिट्स हेल्दी हैं तो ही आपको रमजान के हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सब उल्टा सीधा जंक खा रहे हैं, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा मीठा खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, भर भर के खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो आपको रमजान के मेजर हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो कॉम्पनसेशन है वो आपने फिर उस टाइम पे कर ली। रमजान के ऊपर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे आते थे, बिकॉज ये प्राइमरली एक फिटनेस एंड लाइफस्टाइल चैनल है, तो फिटनेस पे और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आते हैं रमजान पे, लोगों ने बोला था सर वो कवर करिए। इस वीडियो में मैं डिटेल में कोशिश करूंगा सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने एक ई बुक लिखी है और वो ई बुक आप लोगों के लिए 100% फ्री अवेलेबल है। और वो ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और उसमें मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो एक्सप्लेनेशन इस वीडियो से बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल रिसर्च स्टडीज वगैरह है और काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो जो लोग या तो नॉर्मली एक्टिव हैं या लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी पे रेगुलर वर्कआउट या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर रमजान फास्टिंग का कोई भी मेजर इफेक्ट नहीं आता। वो थोड़ा बहुत अपने जो वर्कआउट टाइमिंग है, एक्सरसाइज टाइमिंग है, एक्टिविटी लेवल है, इंटेंसिटी है, उसको वेरी करके वो एडजस्ट कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्समैन के साथ, क्योंकि रमजान के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एथलीट्स में जो फटीग लेवल है वो इंक्रीज होने के पूरे चांसेस होते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी कम हो सकता है। अगेन स्टडीज जो है वो काफी मिक्स्ड हैं। कई स्टडीज ने परफॉर्मेंस के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाया है, कई केसेस में इंपेयर्ड परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस खराब हुई है वो भी प्रूव किया गया है। फॉर एग्जाम्पल रमजान के टाइम पे जैसे मैंने बताया कि आपकी ईटिंग जो पैटर्न है और टाइमिंग है वो पूरी तरह से चेंज होते ही है, साथ में स्लीप के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। और बिकॉज आप पूरे दिन फास्टिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका ट्रेनिंग टाइम है वो भी चेंज होगा, और वो इसलिए है ताकि आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के समय अपना प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज लेवल और एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कर पाए। इनफैक्ट ये चीज जो स्पोर्ट्समैन है और जो हार्डकोर जिम फ्रीक्स हैं, जो जिम में हाई इंटेंसिटी हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए भी वैलिड आता है। और ये कंसर्न जो एडोलेसेंट या टीनेजर्स होते हैं, यानी 10 से लेकर 19 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं, उनमें ये और भी बड़ा कंसर्न हो जाता है, क्योंकि अगर इस उम्र के बच्चे एथलीट्स हैं और साथ साथ वो रमजान की फास्टिंग भी कर रहे हैं तो उनके लिए डबल चैलेंज होता है, क्योंकि उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो परफॉर्मेंस के साथ साथ उस उम्र में अपनी ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ के लिए भी चाहिए। वो उनकी ग्रोइंग एज होती है, तो उनको न्यूट्रिशन दोनों चीजों के लिए चाहिए और एक्सेस न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उस समय उनका जो ओवरऑल बॉडी है वो डेवलप हो रही होती है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो बॉडी के न्यूट्रिशनल डिमांड्स भी ज्यादा होती हैं। उसके अलावा उनके ऊपर जो स्कूल का वर्क होता है, बाकी फिजिकल परफॉर्मेंस, अगर वो स्पोर्ट्समैन है, उसका जो एडेड स्ट्रेस होता है उसको भी मैनेज करना है। ऑन द अदर हैंड इस एज में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो न्यूट्रिशनल नॉलेज है वो भी बहुत कम होती है, तो उनको एडेड गाइडेंस की जरूरत होती है। और हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इस उम्र के बच्चे रमजान के टाइम पे उल्टे सीधे जो जंक फूड है उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दे अपने न्यूट्रिशन नीड्स के लिए। और ये अगर यंगस्टर्स हैं, वो एथलीट्स हैं, तो और भी कंसर्निंग हो जाता है। इसीलिए यंगस्टर्स के केस में जो गाइडेंस है वो बहुत स्ट्रांग चाहिए उनको, एक पर्टिकुलर क्वालिफाइड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, एक अच्छे कोच के अंडर। कुछ एस्पेक्ट्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और मैंने ई बुक में भी दी हुई है। हाउएवर रिसर्च में बहुत क्लियरली देखा गया है कि अगर इन यंग एथलीट्स की जो डाइट है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करा जाए, इनकी स्लीप और एक्सरसाइज टाइमिंग को प्रॉपर्ली मैनेज करा जाए, तो एक मंथ कोई मेजर टाइम नहीं है, और एक मंथ के बाद इनकी बॉडी कॉम्पोजिशन में कोई भी मेजर नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला, कोई परफॉर्मेंस डिक्लाइन देखने को नहीं मिला, इनका कोई मसल मास जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ या कोई फैट परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुई।
ऑल्सो जब एंड्योरेंस एथलीट्स वगैरह को टेस्ट किया गया या उन एथलीट्स को टेस्ट किया गया जो हाई एंड्योरेंस स्पोर्ट जैसे कि सॉकर वगैरह में है, जहां पे बहुत एंड्योरेंस की जरूरत है, हाई इंटेंसिटी एंड्योरेंस की जरूरत है, वहां पर भी जो इफेक्ट है वो नेगेटिव और पॉजिटिव है, लेकिन मैक्सिमम इफेक्ट कोई भी नेगेटिव नहीं देखने को मिला है। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन भी, फास्टिंग के समय भी कोई भी परफॉर्मेंस पे इतना डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। हाउएवर एक प्रॉब्लम आ सकता है, वो है ट्रेनिंग के टाइमिंग्स को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रेनिंग के टाइमिंग्स हैं वो तो ये एथलीट्स जो हैं वो डिफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुस्लिम एथलीट है, वो लेट्स से मिडिल डिस्टेंस रनर है, या वो एक फुटबॉल प्लेयर है, तो ऑफकोर्स वो अपने प्रैक्टिस के टाइमिंग्स है उसको जो सुहूर जो है उसके आसपास, यानी मॉर्निंग में सनराइज से पहले वो कर सकता है, या फिर इफ्तार के आसपास वो अपने टाइमिंग्स को रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कंपटीशन फास्टिंग के समय में पड़ रहा है तो ऑफकोर्स उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस कंपटीशन को खेलने के। हाउएवर, अगर उसके ओवरऑल डे का न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन प्रॉपरली मैनेज करी जाए तो कंपटीशन में ऐसा कोई भी मेजर परफॉर्मेंस डिक्लाइन की प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आपको वो चीज प्रॉपरली मॉनिटर करनी पड़ेगी कि जब नॉन फास्टिंग आवर्स चल रहे हैं उस समय पे आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक वगैरह एडिक्वेट है, जिसके आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज वगैरह जो है वो एडिक्वेट होता है, आपके वाटर इंटेक एडिक्वेट रहे, हाइड्रेशन जो स्टेटस है वो एडिक्वेट रहे, तो परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग लोड की, तो रमजान के समय में ट्रेनिंग लोड को एक प्रॉपर तरीके से अगर आप बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा इंडिविजुअल के लिए। परफॉर्मेंस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट वीक रमजान का जो होता है उसमें कोशिश करी जाए कि उसमें ट्रेनिंग लोड को पहले से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ट्रेनिंग लोड जो है वो नॉर्मल से कम ही रहना चाहिए, क्योंकि उस समय बॉडी के ऊपर एक एडेड स्ट्रेस आता है जो सडन फास्टिंग शुरू होती है एथलीट की लाइफ में। हाउएवर, धीरे 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 अगर वीक बाय वीक उनका ट्रेनिंग लोड इंक्रीज करा जाए तो जितना एक्सट्रीम लोड आप रमजान से पहले दे रहे थे एथलीट को, उतना ही लोड रमजान के लास्ट वीक तक एथलीट इजीली ले पाता है। जब हम स्पोर्ट्स वर्कआउट के टाइमिंग की बात करते हैं तो सुहूर यानी ब्रेकफास्ट के 2 से 3 घंटे के बाद का जो टाइम है वो एथलीट्स के लिए काफी अच्छा टाइम रहता है ट्रेनिंग का। ऑल्सो कई एथलीट्स जो हैं वो जल्दी उठ के सुहूर से पहले भी ट्रेन करते हैं, लेकिन ये जनरली कोचेस और एथलीट्स मिलकर डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है ट्रेनिंग लोड के ऊपर। अगर ट्रेनिंग वॉल्यूम और लोड बहुत ज्यादा है तो सुहूर के बाद आप वर्कआउट तो कर लेंगे अच्छा, लेकिन उसके बाद जो इफ्तार तक गैप आता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप अगर एथलीट हैं और अगर आप अपने सुहूर यानी ब्रेकफास्ट से पहले अपना वर्कआउट कर पाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इफ्तार के बाद आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं जो आपको उस समय अपने वर्कआउट को सस्टेन करने में हेल्प करेंगे। और वो खत्म होने के बाद, यानी सुहूर से पहले वर्कआउट खत्म होने के बाद जो सुहूर है वो आपको एडिक्वेट रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन दे देगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, इसके लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा और अपने स्लीप टाइमिंग्स जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, उस हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लेट सो रहे हैं और जल्दी उठकर वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर परफॉर्मेंस सफर करेगी, क्योंकि आप स्लीप डिप्राइव्ड होंगे। अगर आप एंड्योरेंस एथलीट हैं तो जो एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं वो आफ्टरनून में करी जा सकती हैं, लेकिन इसमें भी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हीट की। अगर समर टाइम पे रमजान जो है वो फॉल कर रहा है और आप ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहां पे बहुत एक्सट्रीम हीट होती है आफ्टरनून मॉर्निंग आवर्स में, तो उस समय पे अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज या एंड्योरेंस वर्कआउट्स करते हैं तो स्वेटिंग इतनी एक्सेसिव होगी जिससे आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसलिए वो चीज भी आपको उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो जनरली इवनिंग आवर्स में या अगेन अर्ली मॉर्निंग आवर्स में इस टाइम को आप शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर आप लेट्स से जिम वर्कआउट्स कर रहे हैं और आप इंटेंस लिफ्ट करते हैं, अच्छा जिम वर्कआउट्स करते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि सर हमारे लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा। देखिए, आपके लिए भी बेस्ट टाइम जो है वो सिमिलर एथलीट्स का ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एथलीट हैं तो इफ्तार से पहले 1 या 2 घंटे पहले अगर आप अपना लो वॉल्यूम टेक्निकल वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप हैवी इंटेंस वर्कआउट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इफ्तार से पहले आप ये ना करें, वो आप इफ्तार के बाद ही करें, क्योंकि इफ्तार में जब आपको इतने बड़े गैप के बाद एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल जाएगा, अपने प्रेयर्स वगैरह आपने खत्म करी, उसके बाद जाके आप 45 मिनट 60 मिनट्स का इंटेंस जिम सेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास समय है, न्यूट्रिशन के लिए कोई इशू नहीं आता। जैसे मैंने बताया, ये तो हो गई बात इवनिंग ट्रेनिंग की।
अब आती है सुहूर के टाइम पे। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि सुहूर के बाद की जो ट्रेनिंग है मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। स्टडीज भी यही बताती हैं कि उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो न्यूट्रिशन वाइज प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रेनिंग सेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद जो बॉडी में ग्लाइकोजन डिप्लीशन होगा वो आपको काफी वीक फील करा सकती है, क्योंकि सुहूर के बाद, वर्कआउट के बाद इफ्तार तक का जो गैप है वो बहुत बड़ा हो जाता है। वहां पे आप पानी और खाना कुछ नहीं ले सकते, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर आप सुबह वर्कआउट करना चाहते हैं तो सुहूर से पहले करिए, जल्दी उठिए, वर्कआउट करिए और सुहूर में एक अच्छा सा जो भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं वो लीजिए एंड आपकी फास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपकी डाइट है उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का बैलेंस होना चाहिए। इस समय कोई भी उल्टी सीधी एक्सट्रीम डाइट ट्राई मत करिए, ये वो समय नहीं है। ऑलरेडी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं। प्लस अगर आप अपनी परफॉर्मेंस डिक्लाइन नहीं चाहते तो कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। जब हम बात करते हैं हाइड्रेशन की, पानी की, तो एंड्योरेंस एथलीट्स के केस में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मल केसेस में भी अगर आपको लग रहा है गर्मी बहुत ज्यादा है, जैसे अभी आप देख रहे हैं समर्स चल रहा है, एक्सट्रीम समर्स है, तो इस समय रमजान में आपको स्वेटिंग होगी, गर्मी बहुत होगी, स्पेशली अगर आप ऐसी जगह वर्कआउट कर रहे हैं जहां पे स्वेटिंग बहुत हो रही है, तो आपको इफ्तार से लेकर सुहूर तक अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना और कोशिश करना है हर 30 मिनट्स में एटलीस्ट 200 ml पानी आप पीते रहिए, सिप करते रहिए, ताकि हाइड्रेशन में इशू ना आए। एंड्योरेंस एथलीट के केस में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो चाहें तो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ वो इस पानी को इस अमाउंट में लेते रहें कंटिन्यूअसली, तो उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन नहीं होगी और पूरे दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन आता है बॉडी बिल्डर से रिलेटेड, जो मेरे से क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं कि क्या रमजान के समय हमारी मसल मास पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्या हमें वीकनेस आएगी, हमारा मसल लॉस होगा? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। एक नहीं, मल्टीपल स्टडीज पे ये चीज क्लियरली प्रूव हुई है कि इवन इफ यू आर अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्समैन, अगर आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर भी हैं, तो भी रमजान की फास्टिंग में आपके मसल मास पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। बिसाइड्स कि आप जब अपना फास्ट ब्रेक करें उस समय, यानी इफ्तार से लेकर सुहूर तक, आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन लें। वो जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है वो आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करता है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, कोई भी मसल एट्रोफी या मसल लॉस देखने को नहीं मिला है रमजान में। लेकिन जैसे मैंने बताया, सारा डिपेंड करता है कि आप जो है ओवरऑल न्यूट्रिशन नॉन फास्टिंग टाइम में कैसा ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट भी स्टडीज में देखा गया है कि अगर उन पर्टिकुलर आवर्स में आप उल्टा सीधा खा रहे हैं तो ओवरऑल बॉडी फैट भी इंक्रीज होता है। यही चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी जब मैंने व्रत को कवर किया था, फास्टिंग को, कि चाहे आप नवरात्रे का व्रत रख रहे हैं, आप रमजान रख रहे हैं, कोई और व्रत रख रहे हैं, उसमें फास्टिंग के बेनिफिट्स भी आपको तभी मिलेंगे जब नॉन फास्टिंग आवर्स में आप उल्टा सीधा नहीं खाएंगे। इसमें रिलीजन नहीं आता, बेसिक साइंस आती है। और कोई भी रिलीजन है उस पे उस उल्टे सीधे जंक खाने के या ओवर ईटिंग करने के नॉन फास्टिंग आवर्स में उतने ही नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। आई होप ये एस्पेक्ट आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया है। इन तीनों वीडियोस को, यानी व्रत वाली वीडियो, रमजान की जो पहली हेल्थ बेनिफिट्स पे वीडियो थी, और इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए, और इससे रिलेटेड जो ई बुक है हिंदी और इंग्लिश में, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहिए उसे डाउनलोड करिए और उसे प्रॉपरली स्टडी करिए, तो आपको और डिटेल इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड। हाइट के ऊपर जो मिथ्स हैं और जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हाइट की वजह से क्रिएट करा जाता है ताकि उसके पीछे फॉल्स सामान और चीजें बेची जा सकें, उन सबको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली बस्ट करा है, क्लियर करा है। जो मैंने हाइट के ऊपर आज तक की सबसे एक्सटेंसिव सीरीज बनाई है, ऑलमोस्ट 12+ वीडियोस हैं और एक कंप्लीट ई बुक लिखी है, उसे जरूर चेक करें। गो टू माई प्लेलिस्ट, चेक द प्लेलिस्ट ऑन हाइट।